हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बिगिनर्स जो होते हैं वो यही सारी मिस्टेक्स करते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको जानने के बाद शायद आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके लाखों रुपए के नुकसान हो सकते हैं या फिर आपको इमीडिएटली 2 लाख 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस से है। आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इंकरेज नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको अवेयर किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले कौन सा चार्ट देखना चाहिए। कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं एंड अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय प्रीमियम का चार्ट देखें या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका पेरेंट चार्ट देखें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा पेरेंट चार्ट मूव करता है ना, तो पेरेंट चार्ट के मूवमेंट के साथ प्रीमियम का चार्ट मूव करता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आपको पेरेंट चार्ट देखना है। अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी 50 का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, या फिर जिस भी आप इंडेक्स में कर रहे हो उस इंडेक्स का चार्ट देखिए। उसके जैसे मूवमेंट होते हैं उसी के हिसाब से, उसी के बेस पर प्रीमियम का चार्ट मूव करता है। तो प्रीमियम का चार्ट आपका सेकेंडरी मीटर होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्राइमरी रूप में आपको पेरेंट चार्ट देखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद आपको उसके प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है तो। लेकिन सबसे पहले आपको प्रेफर करना चाहिए पेरेंट चार्ट के ऊपर। वहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, वहां पे आप प्राइस एक्शन देखिए, उसके हिसाब से आपको काम करना है। सेकंड मिस्टेक ये होता है कि चार्ट के ऊपर जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो जो कैंडल का कलर होता है, कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बन गया तो वो लोग कॉल का ट्रेड ले लेंगे, रेड कैंडल बन गया पुट का ट्रेड ले लेंगे, मतलब कैंडल के ना कलर को देख करके ट्रेड ले लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। जब तक आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ओआई के बेसिस पे आपको क्लियर डायरेक्शन ना दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि ग्रीन कैंडल बन गया तो हमेशा ऊपर ही जाएगा या रेड बन गया तो नीचे ही जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई कैंडल रेड बना हुआ है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हो और 1 मिनट के अंदर वो रेड बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे 5 मिनट तक रेड ही बनता रहे, वो वापस ऊपर की तरफ जाकर के उस कैंडल को ग्रीन कर सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो बिगिनर्स होते हैं ये गलतियां अक्सर करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो सस्ता प्रीमियम देख करके ऑप्शन चेन के अंदर बाइंग कर लेते हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस खरीद लेते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है ना उसके अंदर सिर्फ टाइम डीके होता है, राइट। वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। तो जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो, मतलब आप एट द मनी को भी प्रीफर कर सकते हो, वहां पे भी मूवमेंट के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू आ सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है तो एक डिटेल टॉपिक हो जाता है। इसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो आधे घंटे आराम से बीत जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो में बात किया हुआ है, राइट, कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होते हैं या सस्ते प्रीमियम होते हैं उन पर आपको नहीं जाना है। आपको पहले ये देखना है कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है एंड उसके हिसाब से आप एट द मनी को खरीदें अगर आपके पास कम कैपिटल है तो, या फिर अगर आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है तो आप इन द मनी का प्रीफर करें। इन द मनी का मैं क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इन द मनी के ऑप्शंस को खरीदेंगे ना तो मार्केट के मूवमेंट के साथ प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, राइट। तो जब तेजी से बढ़ेगा तो आपके प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे और आपको जल्दी प्रॉफिट होगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे और मार्केट मूव भी करेगा तो कई बार क्या होता है, मार्केट मूव तो आपके डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो वही होता है, अगर आप आउट ऑफ द मनी का खरीदेंगे तो आपके साथ यही होगा, राइट। जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं गलती करते हैं, जो गलतियां करके मैंने खुद सीखा है वो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेल्टा और थीटा इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डेल्टा जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना उनका फ्रेंड होता है, यानी कि डेल्टा जो है प्रीमियम के बढ़ाने के काम करता है और जो थीटा होता है वो प्रीमियम के वैल्यू को कम करने का काम करता है। तो डेल्टा और थीटा को देख लीजिएगा। अगर आप ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ये सिलेक्शन करने में आसानी होगा आपको कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को हमको खरीदना चाहिए। और पांचवा पॉइंट ये है कि जितने भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होते हैं एक्सपायरी के बाद उनके सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है,
सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, यानी कि थीटा डीके की वजह से वो क्या होता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, एक्सपायरी का समय आ जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद वो पूरे के पूरे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, वहां पे टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ होता ही नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी में होता है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। और छठवां पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मार्केट अभी कहीं पे भी चल रहा है, अगर उससे 200 पॉइंट ऊपर का अगर हम लोग कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, मान लो अभी एग्जांपल के लिए 21,782 पे मार्केट चल रहा है और अगर मार्केट के अंदर हम लोग 21,850 का कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं, तो क्या ये निफ्टी 50 21,850 तक जाएगा तभी हम लोगों को प्रॉफिट होगा, या उसको क्रॉस ओवर करेगा, ऊपर जाएगा निकलेगा तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा, या उससे पहले भी हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है? तो गाइस इसका आंसर ये है कि अगर एक्सपायरी को बहुत समय बचे हुए हैं और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, आपके जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदा अगर उस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे ही मार्केट क्लोज कर देता है और एक्सपायरी डेट आ जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकल जाता है और एक्सपायर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा एंड वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके अंदर कितना रुपए का प्रीमियम बचेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जिस स्ट्राइक प्राइस को आप खरीद रहे हो, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट वहां से मूव कर रहा है तो वहां पे आपको पहले भी प्रॉफिट हो सकता है, भले उस लेवल को पार करे या ना करे। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। और सातवां पॉइंट ये है कि मार्केट में जब रैपिड मूवमेंट आता है तब आपका जल्दी से प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है या फिर मार्केट टाइम पास कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऐसे में आपका टाइम डीके की वजह से प्रीमियम धीरे धीरे गिरेगा और आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा भी रहा है लेकिन बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट के अंदर पैसा तब बनता है जब मार्केट रैपिड मूवमेंट करे, फास्ट मूवमेंट करे आपके डायरेक्शन में। अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो आपका टाइम डीके की वजह से तो लॉस होगा ही, साथ ही साथ मूवमेंट की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, जब भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए एंड मार्केट का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। और आठवां पॉइंट ये है कि मुझसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया अपने पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप अपने ओवरनाइट पोजीशन को लेकर के जा रहे हो, रात भर के लिए अगर अपने पोजीशन को रख रहे हो, तो टाइम डीके का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि समय के साथ आपके प्रीमियम के वैल्यू कम होते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो आज के दिन आपने अपना पोजीशन बनाया, फिर पूरा रात आपका समय बीतता जाएगा और कल जब मार्केट ओपन होगा और आपके डायरेक्शन में अगर ओपन नहीं होता, मतलब अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है, तब तो वहां पे लॉस होगा ही होगा। अगर मार्केट साइडवेज, मतलब जहां पे क्लोज हुआ है, अगर वहीं पे ओपन होता है, फिर भी टाइम डीके की वजह से आपको वहां पे लॉस होगा। मतलब आपको सिर्फ एक ही केस में प्रॉफिट होगा, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो। अगर आपने कॉल ऑप्शंस खरीदा हुआ है तो गैप अप ओपन होगा, तब प्रॉफिट होगा। अगर आपने पुट ऑप्शंस खरीदा हुआ है, गैप डाउन ओपन होता है, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसके अलावा हर केस में आपको वहां पे लॉस ही होगा। तो अगर आप अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइम डीके जो है वो आपके प्रीमियम के वैल्यू को कम करेगा और साथ ही साथ आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉल ऑप्शंस ले जा रहे हो तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, मतलब ज्यादा श्योरिटी होनी चाहिए कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गैप अप ओपन होगा। और नवा पॉइंट ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आपने ऑप्शंस को बाय करते समय इंट्राडे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके बाय किया हुआ है, अपना पोजीशन बनाया हुआ है, तो उस दिन आपको मार्केट के बंद होने से पहले, यानी कि 3:15 से पहले अपने पोजीशन को मैनुअली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट करना भूल जाते हो या एग्जिट नहीं करते हो, तो ऐसे में होगा क्या, 3:15 से लेकर के 3:30 के बीच में आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उस पोजीशन को किसी भी टाइम स्क्वायर ऑफ कर सकता है। और ऐसा अगर ऑटोमेटिक होता है तो आपका ब्रोकर आपसे पेनाल्टी भी लेगा, 40-50 रुपए के आसपास हो सकता है मैक्सिमम पेनाल्टी। तो इतना आपसे पेनाल्टी के रूप में ले लिया जाएगा और आपका किसी भी टाइम पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर पोजीशन को बनाए हुए हो, तो आपको 3:15 से पहले पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने डिलीवरी में खरीदा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप 3:30 से पहले पहले अपने पोजीशन को चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं। और 10वां पॉइंट ये है कि जितने भी बिगिनर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट नहीं करते हैं पहले, और वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और रैंडम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका लॉस ही होगा, राइट। आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स करना है, आपको अपना टारगेट भी फिक्स करना है, मतलब कुल मिलाकर के आपको कितने रुपए का रिस्क लेना है और कितने रुपए का आपको रिवॉर्ड लेना है, ये चीज पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा।
इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट करना, राइट। आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे तो रिवॉर्ड आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पहले फिक्स करना होगा। और 11वां पॉइंट यह है कि आपको अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखना पड़ेगा। जितने भी बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड करते हैं, अगर शुरू में 1-2 बार लॉस हो जाता है तो वो लोग अपने लॉट साइज को बढ़ा देते हैं, यानी कि बाइंग क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं ये सोच करके कि हमारा एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज ये अगर आपके अगेंस्ट चला गया या आपके ऊपर भारी पड़ने लग गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखना पड़ेगा कि इस पोजीशन साइजिंग में ही मुझे ट्रेड करना है और हमको पॉइंट कैप्चर करने हैं, ना कि ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। आपको पॉइंट कैप्चर करने आना चाहिए। अगर आपने पॉइंट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया तो बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप वहां पे अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ा करके प्रॉफिट बड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। और 12वां पॉइंट ये है कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में मल्टीपल ट्रेड्स लेने लग जाते हैं। मल्टीपल ट्रेड से आपको बचना है। डेली बेसिस पे आपको अपना ट्रेड फिक्स करना है कि एक दिन में मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आपको उससे ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रोकरेज चार्ज करता जाएगा, भले आप ब्रेक इवन पर रहें या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहें, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो आगे चल करके जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते जाओगे मंथली बेसिस पे या फिर आप ईयरली बेसिस पे अपने P&L को चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका लॉस कम है लेकिन ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा लग चुका है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको मल्टीपल ट्रेड से बचना चाहिए। और 13वां पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट के अंदर नए लोग आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके साथ गलत तब होता है जब वो लोग टेलीग्राम टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप और जो स्कैमर्स हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके चक्कर में, उनके चंगुल में जब फंस जाते हैं तो यहाँ से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यहाँ से बिगिनर्स के जो मन में डाउट होते हैं मार्केट को लेकर के, जो नेगेटिविटी होता है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर एक बिगिनर है तो आपको इन सब से बच के रहना है। जितने भी फेक अकाउंट, फर्जी लोग हैं, उन सब से आपको बचना है और टेलीग्राम ग्रुप और ये सब के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, खुद से लर्निंग करना है, खुद से सीखना है। और जब आप खुद से सीख लेंगे तब आपको मार्केट के अंदर काम करना है। अगर आप दूसरे के भरोसे ट्रेडिंग करेंगे तो आप कब तक प्रॉफिट करेंगे? दूसरा बंदा चाहे तो आपको 2 दिन प्रॉफिट देगा, 3 दिन प्रॉफिट देगा, हो सकता है किसी दिन आपको लॉस करा दे, तो फिर आप उसके पास लड़ने तो नहीं जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, खुद से लर्निंग करना है। जब आप खुद से सीख जाएंगे, जब आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा करके काम कर सकते हैं। और 14वां पॉइंट ये है कि बहुत सारे बिगिनर्स मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं, भैया हमको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आपको वहां पे तारीफ करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही पैसा है, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर टाइम डीके होता है, वहां पे आपका लॉस ही होता है। तो मैक्सिमम केसेस में आपका लॉस होगा ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। बहुत ज्यादा तारीफ आपने ऐसा ऐसा सुना होता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज्यादा आपको पैसे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। एंड अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है कभी भी वर्स्ट सिनेरियो में, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एज ए बिगिनर आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ऑप्शन बाइंग से शुरुआत करनी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहां पे आपको मिनिमम सा प्रीमियम देना पड़ता है और वहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा, जितना आपने पैसा वहां पे लगाया होगा। मतलब आपका लिमिटेड लॉस होगा एंड प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं। बट वहां पे आपको वो चीज ध्यान रखना है कि आपको पहले ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर दिया, अगर आपको सीखने में, समझने में सब कुछ आसान हो गया, तो फिर आप धीरे धीरे करके ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करना चाहिए। वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है एंड भले ही मानता हूं कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे डायरेक्टली तो वहां पे आपके बड़े लॉसेस का अगर कभी हो जाएंगे तो फिर आप वहां पे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो का 15वां और अंतिम पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अगर आप इस नियम को समझ लेते हो तो आपको लाखों रुपए बच सकते हैं एंड आप इस झमेले से दूर रह सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगा तो कभी ना कभी फ्यूचर में आप इस झमेले में फंस जाएंगे और आपको यहाँ पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, राइट। तो चलिए अब हम लोग इस नियम को समझते हैं। दोस्तों इस नियम का नाम है डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी। दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। डू नॉट एक्सरसाइज उसको बोलते हैं अगर आपने कोई भी अपना पोजीशन बना करके रखा हुआ है और अगर आपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मैनुअली नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं डू नॉट एक्सरसाइज। अब पहले क्या था, डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी थी,
यानी कि अगर आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते थे और एक्सपायरी डे आ जाता था और आपका प्रीमियम इन द मनी के अंदर रहता था, मतलब आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा हुआ है वो अगर इन द मनी में रहता था, और अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहां पे क्या होता था, कैश में सेटलमेंट हो जाता था। लेकिन अब डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी क्लोज कर दी गई है। सो दैट होगा क्या कि अगर आप स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक्स का ऑप्शन अगर आपने खरीदा हुआ है, प्रीमियम अगर इन द मनी में है, मतलब स्ट्राइक प्राइस आपका जो है वो इन द मनी में चला गया है और उसके प्रीमियम की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो वहां पे कैश में सेटलमेंट नहीं होगा, बल्कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स की डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। अब जितने भी क्वांटिटी में आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो, मान लो अगर आपने एक लॉट भी खरीदा हुआ है जिसका लॉट साइज अगर 500 क्वांटिटी का है, कोई भी कंपनी का हो गया, तो 500 क्वांटिटी के हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर शेयर्स का पूरा पैसा वहां पे देना पड़ेगा और उस स्टॉक्स की डिलीवरी आपको लेनी पड़ जाएगी। हालांकि आप डिलीवरी लेने के बाद उस शेयर्स को बेच करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको स्टार्टिंग में पैसे उतने के उतने देने पड़ जाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप वहां पर उस स्टॉक्स की डिलीवरी कैसे लोगे, नहीं ले पाओगे। तो वहां पे आपको होगा क्या, आपका ये जो केस है वो ऑक्शन में चला जाएगा या फिर आपके पास पेनाल्टी लिया जाएगा। तो आप अगर इन सब झमेलों से बचना चाहते हो और आप अगर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके, अगर आपका प्रीमियम इन द मनी में जा रहा है, तो वहां पे आपको अपने पोजीशन को एक दिन पहले ही, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ताकि आप इस झमेले में ना फंसें, राइट। आप इस चीज का वेट मत कीजिए कि एक्सपायरी डे का लास्ट घंटे या लास्ट समय तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है। हो सकता है वहां पे आपको वॉल्यूम ही ना मिले, आप वहां पे पोजीशन ही ना स्क्वायर ऑफ कर पाओ, तो फिर वहां पे आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। तो अगर आप स्टॉक के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या किसी भी इंडाइसेस के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ना इसकी टेंशन लेनी है। अगर आप स्पेशली अगर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे ये वाले पीडीएफ नोट्स को यूज कर सकते हो। इस नोट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हुए हो तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।